नमस्कार दोस्तों। मैं हिम्मत से एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ एक नए विषय को लेकर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे, एक पुस्तक पे बात करेंगे वैसे तो, लेकिन वो पुस्तक है वैश्वीकरण समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य। ये डॉक्टर नरेश भार्गव ने लिखी है। डॉक्टर नरेश भार्गव के बारे में मैं कुछ दो एक शब्द कहना चाहता हूँ। डॉक्टर नरेश भार्गव भार्गव हमारे बहुत पुराने मित्र थे। लगभग 50 साल से हमारी मित्रता थी। और वो हमारे इस समाचार पत्र महावीर समता संदेश के पहले लेखकों में से थे। मतलब पहले अंक में जिन्होंने लिखा, वो और अंत तक लिखते रहे। उसके पहले उन्होंने वो वैसे लिखते थे, बाद में उन्होंने एक कॉलम शुरू किया, काक दृष्टि। और वो कॉलम बहुत ही प्रसिद्ध हुआ। बहुत लोगों ने सराहा उसको। और यूं नरेश भार्गव साहब समाजवादी विचार के थे और बहुत ही अच्छे अध्यापक भी थे। और मित्र तो थे ही। बहुत ही उदार और बहुत क्या कहना चाहिए उनके लिए, तो बहुत ही संकल्प वाले व्यक्ति थे, जो अंत तक मतलब अंतिम समय तक वो लिखते पढ़ते रहे। उनकी पुस्तकें अभी भी एक आध पुस्तक चल रही है जो अधूरी रह गई है। उनका निधन हो गया, उनको हम श्रद्धांजलि देते हैं आज हमारे इस प्लेटफॉर्म पे। और उनकी पुस्तक पर अब बात इसीलिए करेंगे कि इससे उनकी याद जो है चिर स्थायी रहे। तो इसके लिए आज मैंने नरेश भार्गव साहब के बहुत ही प्रिय विद्यार्थी कहना चाहिए, शिष्य कहना चाहिए या जो भी है, हेमेंद्र चंडालिया जी हैं हमारे साथ। और उस दौर में जब वो पढ़ाते थे और आप पढ़ते थे, उस दौर में भी ये एक वो साइक्लो स्टाइल अखबार निकाला करते थे। क्या विकल्प शायद नाम था उसका? विकल्प। विकल्प नाम से एक अखबार निकाला करते थे। कुछ प्रतियां मेरे को भी दी थी उन्होंने बाद में। तो वो एक बड़ा अच्छा प्रयास था उस समय। तो खैर, अ, चंडालिया जी का परिचय तो आपको मालूम ही है कि ये हमारे मित्र हैं और हमारे संपादक भी हैं और प्रोफेसर थे जनार्दन राय नागर यूनिवर्सिटी में अंग्रेजी विभाग में। और सेंट्रल यूनिवर्सिटी हरियाणा में भी आप वाइस चांसलर रहे। तो ज़्यादा भूमिका न बनाते हुए मैं इस पुस्तक के बारे में, जो वैश्वीकरण और के समाजवादी संदर्भ है, उसके ऊपर बात करेंगे। मैं आपसे ये अपील करना चाहता हूँ कि अगर आपने अभी तक भी हमारे यूट्यूब चैनल महावीर समता संदेश को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें। और वीडियो अच्छे लग रहे हो तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें और लोगों को भी भेजें। और कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें, सुझाव दें, और आपके कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने की ओर अग्रसर करेंगे। तो दोस्तों, तो चंडालिया सर, आपका बहुत बहुत आभार और आपका स्वागत कि आप हमारे इस मंच पे मतलब पधार गए हैं आप। और अब हमारे दर्शकों को बताएं कि ये इस पुस्तक की क्या विशेषता है और क्या भार्गव साहब चाहते थे संदेश देना। नमस्कार मित्रों। प्रोफेसर नरेश भार्गव साहब का गत दिनों देहावसान हो गया और उनकी स्मृति में हम इस पुस्तक पर बातचीत करेंगे, क्योंकि पुस्तक के माध्यम से ही अ, उनके विचारों को हम ठीक से जान पाएंगे। अ, लेकिन उससे पहले जरा सा मैं उस पृष्ठभूमि की ओर आपको ले जाना चाहता हूं कि प्रोफेसर नरेश भार्गव मूलतः सवाई माधोपुर के रहने वाले थे, और धौलपुर के। धौलपुर के। और फिर वो कुछ समय मध्य प्रदेश में कल्चर डिपार्टमेंट में रहे। राजस्थान विद्यापीठ में उनका आगमन हुआ और वो प्रारंभ में डबोक में जो हमारी संस्था है, जनता कॉलेज, उसमें रहे। फिर जो हमारा जनपद जनपद। विभाग है, अब तो शायद बंद हो गया, लेकिन उसमें मास मीडिया जो डिपार्टमेंट की तरह काम करता था, लोगों को सूचनाएं प्रदान करने का, उसमें उन्होंने अपनी सेवाएं दी। और फिर श्रमजीवी महाविद्यालय में समाज शास्त्र विभाग में रहे। बाद में मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में उन्होंने अपने जीवन का अधिकांश समय गुजारा।
और विश्वविद्यालय में वो एक बहुत ही सजग और बहुत अध्ययनशील प्राध्यापक के रूप में, प्रोफेसर के रूप में जाने जाते रहे। दूसरी बड़ी विशेषता उनकी ये रही कि विद्यार्थियों में उनकी बहुत लोकप्रियता थी, और समाजशास्त्र विषय के अलावा भी अन्य विषयों के जो विद्यार्थी हैं, उनका भी उनसे न सिर्फ संपर्क रहता था, बल्कि उनका मार्गदर्शन विद्यार्थियों को मिलता था। मैं भी उस दौर में अंग्रेजी साहित्य का विद्यार्थी था, लेकिन समाजशास्त्र के प्रति मेरा रुझान प्रोफेसर नरेश भार्गव की वजह से और उनके मार्गदर्शन की वजह से हुआ। पत्रकारिता में उनकी बहुत रुचि थी। उन्होंने कई शोधार्थियों को शोध भी करवाई जो उस पत्रकारिता के सामाजिक पक्ष पर लोगों ने काम किया। तो इस तरह से एक ऐसे प्रोफेसर चिंतक का हम आज को याद कर रहे हैं, जिन्होंने अपने जीवन और अपने मूल्य, जैसे गांधी जी ने ये कहा कि मेरा जीवन ही मेरा संदेश है, तो नरेश भार्गव साहब को भी अगर हम इस तरह से देखना चाहें कि जीवन में जो कुछ उन्होंने किया वही उनका संदेश हम विद्यार्थियों के लिए भी और आम नागरिकों के लिए भी था। जैसा आदरणीय सेठ साहब ने कहा कि वे समाजवादी विचारधारा से प्रेरित थे और अपने जीवन भर उस समाजवादी विचार को अपने जीवन में, अपने कार्यों में उन्होंने सबसे आगे रखा। और यही मुझे लगता है एक बड़ा कारण था, विद्यार्थियों के प्रति उनका जो लगाव था, शायद उसी विचारधारा का ही एक फल वो भी था। आ, भार्गव साहब से हमने लिखना भी सीखा, क्योंकि उनकी विशेषता ये थी कि जो समाज के भीतर चल रहा है या देश की राजनीति में चल रहा है, उसमें एकदम लेटेस्ट इंफॉर्मेशन उनके पास रहती थी। और जो विश्लेषण उनका होता था वो काफी यथार्थपरक विश्लेषण होता था, जिससे देश और समाज के बारे में अपनी एक विचार और अपना एक दृष्टिकोण बनाने में हमें काफी मदद उस समय मिलती रही। मुझे याद है 1985 में मैं जब एमए का विद्यार्थी था, तो अंतर्राष्ट्रीय युवा वर्ष के रूप में उसको मनाया गया, और भार्गव साहब उन सारी प्रतियोगिताओं के प्रभारी थे जो उस वर्ष को मनाने के लिए निर्धारित की गई थी। और मुझे अच्छे से याद है कि उन प्रतियोगिताओं में सबसे ज्यादा पुरस्कार मैंने जीते थे। तो जब वो कार्यक्रम समापन हुआ, तो उसमें उन्होंने मुझे अपनी बात कहने का अवसर भी प्रदान किया। तो इस तरह से विद्यार्थियों को प्रेरित करके और मंच प्रदान करके वो हमेशा उनके विकास में सहायक रहे, और कम से कम मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत सानिध्य भार्गव साहब का मिला। आजीवन लगभग अपने अंतिम समय तक मेरा उनके साथ संपर्क और आदान प्रदान विचारों का बना रहा। तो आज जो हम पुस्तक पर बात कर रहे हैं उसका नाम है वैश्वीकरण, समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य। सबसे बड़ी विशेषता भार्गव साहब की ये थी कि निरंतर अध्ययन और लेखन में वे जुटे रहते थे, सेवानिवृत्ति के पहले भी और उसके बाद भी। अनेक पुस्तकों की उन्होंने रचना की। समाजशास्त्र की जो परिषद है, राजस्थान सोशियोलॉजिकल एसोसिएशन, उसके अध्यक्ष भी वो रहे, और उसका जो जर्नल है, जर्नल ऑफ राजस्थान सोशियोलॉजिकल एसोसिएशन, उसके संपादक रहे। तो इन सारे अकादमिक दायित्वों का उन्होंने बहुत अच्छे से निर्वहन किया, और गे लॉम्बर्ट की किताब का उन्होंने अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद भी किया, दलित और प्रजातांत्रिक क्रांति। तो समाचार पत्रों के लेखन के बारे में तो अभी सेठ साहब ने बताया ही कि उनका एक व्यंग्य का स्तंभ काग दृष्टि महावीर समता संदेश में वर्षों तक प्रकाशित होता रहा, और बाद में पुस्तक रूप में भी वे लेख प्रकाशित हुए। तो वैश्वीकरण को लेकर के कुछ बातें कहना जरूरी है कि ये सोवियत संघ के पतन के बाद या विघटन के बाद दुनिया में बड़े परिवर्तन हुए और लगभग एक ध्रुवीय विश्व बन गया, और ये कहा जाने लगा कि अब यही वैश्विक व्यवस्था हमेशा रहेगी, देर इज नो अल्टरनेटिव। इस तरीके की एक घोषणा अमेरिका से हुई, और पूंजीवादी विकास के मॉडल को अंतिम
विकास के मॉडल के रूप में सामने लाया गया। तो जो वैश्वीकरण के परिवर्तन हो रहे थे उस दौर में 1991 में भारत की सरकार ने भी विश्व व्यापार संगठन के उन कागजों पर हस्ताक्षर कर दिए जो कि इस नई आर्थिक व्यवस्था का आधार था। तो वो जो परिवर्तन हुए और उसको किस तरह से समझा गया, उस पर ये एक पुस्तक लिखी गई। इस पुस्तक का महत्व अधिक इसलिए है कि हिंदी भाषा में वैश्वीकरण पर कोई ऐसी ऑथेंटिक किताब मिल पाना बहुत मुश्किल है। अंग्रेजी में तो बहुत सी पुस्तकें हैं जिनको भारत के और विदेशी लेखकों ने लिखा है, लेकिन हिंदी में ये एक बहुत ही प्रामाणिक पुस्तक है। और इसकी जो दूसरी विशेषता ये है कि ये पुस्तक एक तरह से एक रेफरेंस बुक और एक टेक्स्ट बुक, इन दोनों का मिला जुला रूप है। दोनों में अंतर यह है कि जो पाठ्य पुस्तक होती है वो प्रायः थोड़ी सरल करके विद्यार्थियों के लिए बोधगम्य हो उस तरह से लिखी जाती है, ताकि विद्यार्थी क्रमबद्ध रूप से उसको पढ़ते हुए जो भी अवधारणाएं हैं उसके बारे में एक स्पष्ट अपना विचार बना सकें। तो पाठ्य पुस्तक की जो सरलता है वो इस पुस्तक की विशेषता है। लेकिन साथ साथ इसमें यह भी है कि जो संदर्भ लिए गए हैं उन सारे संदर्भों का भी उल्लेख इसमें है। तो वैश्वीकरण पर दुनिया भर के जो महत्वपूर्ण विद्वान हैं जिन्होंने अपने अपने लेख लिखे हैं, अपनी पुस्तकें लिखी हैं, उनके रेफरेंसेस पहले चैप्टर से आखिरी चैप्टर तक प्रोफेसर भार्गव साहब ने इसमें शामिल किए हैं। और उन पुस्तकों का उल्लेख हर चैप्टर के अंत में और पुस्तक के अंत में एक संदर्भ ग्रंथ सूची के रूप में भी उपलब्ध कराए हैं, ताकि अगर हम मौलिक उन ग्रंथों को पढ़ना चाहें तो उनकी जानकारी भी पुस्तक में उपलब्ध है। तो इसकी ये विशेषता यह है कि ये बहुत ही उपयोगी पुस्तक है उन लोगों के लिए भी जो समाजशास्त्र विषय के विद्यार्थी या अध्यापक नहीं है, आम जनमानस के लिए भी, कि अगर हम वैश्वीकरण को समझना चाहें, उसका जो शास्त्रीय आधार है, उसके संबंध में जो अकादमिक बहसें हैं, उन सब का सार एक तरह से हमारे सामने यहाँ प्रस्तुत किया गया है। तो पुस्तक को रावत पब्लिकेशन जयपुर से प्रकाशित किया गया है। 2014 में ये पुस्तक आई है। तो मैं अपनी इस बातचीत में इस पुस्तक के भीतर जो बातें कही गई हैं उनको संक्षेप में आपके सामने रखूंगा। हर अध्याय में, कुल 6 अध्याय इस पुस्तक में हैं, और किस तरह से वैश्वीकरण के विविध आयामों को समझने का इसमें प्रयास किया गया है और इनके माध्यम से हम लोग जान सकते हैं। तो संक्षेप में ये बातचीत करते करते अगर हम कहें, 1991 में मैंने जैसे अभी कहा कि विश्व व्यापार संगठन के प्रस्तावों पर भारत ने हस्ताक्षर किए थे, और उस हस्ताक्षर के साथ ही हम उस विश्व व्यवस्था के अंग बन गए जो एलपीजी के नाम से बाद में परिभाषित हुई। एलपीजी हम सभी लोग जानते हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, यानी उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। ये तीन शब्द एक साथ आए विश्व अर्थव्यवस्था के अंदर, और ये एक नए वर्ल्ड ऑर्डर या नई विश्व व्यवस्था का प्रारंभ था। इसके अन्य नाम भी बाद में लिए गए। नव उदारवाद इसको कहा गया, इसको नव साम्राज्यवाद भी कहा गया, और आर्थिक उपनिवेशवाद जैसे विशेषणों से भी इसको परिभाषित किया जाने लगा। उन्हीं दिनों बहुत चर्चा हुई ग्लोबल विलेज की, या ये कहा जाने लगा कि विश्व एक ग्राम या एक गांव बन गया है। तो ये पश्चिमी मीडिया से ये प्रचारित किया गया कि अब एक ग्लोबल विलेज बन गया है, और हम लोग जो राष्ट्रीय सीमाएं हैं उनके आर पार एक दूसरे के और अधिक करीब आ जाएंगे। साथ साथ एक और नारा दिया गया अमेरिका से कि ये जो विश्व व्यवस्था है यही स्थायी व्यवस्था है और अब कोई परिवर्तन संभव नहीं है। तो ये कहा गया कि देयर इज नो अल्टरनेटिव। टीना, इस नाम की भी एक चर्चा लगातार दुनिया में होती है। और जो पूरी दुनिया के पूंजीवादी देश हैं
उन लोगों ने और उनके मीडिया ने इस बात को स्थापित करने की पूरी कोशिश की। तीसरी दुनिया में जरूर कहीं कहीं इसका विरोध हुआ। और जो नकल प्रस्ताव आए थे उसका विरोध भारत में भी कुछ लोगों ने किया। दुनिया के तीसरी दुनिया के देशों में कहीं कहीं हुआ, लेकिन अंततः वो सब चीजें बहुत ज्यादा प्रभावी नहीं हो पाई। अमेरिका में नोम चॉम्स्की हैं जो बहुत बड़े लिंग्विस्ट हैं और साथ ही डेमोक्रेटिक थॉट की व्यक्ति हैं। उन्होंने जरूर इस व्यवस्था का विरोध किया था और ये कहा कि ये जो नई विश्व व्यवस्था बन रही है वो बहुत ही अन्यायपूर्ण विश्व व्यवस्था है। तो इस वैश्वीकरण का जो विषय है और जो विचार है वो उसके बहुआयामी जो उसके जो अर्थ हैं उन पर बातचीत हम लोग इस किताब के माध्यम से कर रहे हैं। मैंने आपसे कहा कि ये पाठ्य पुस्तक भी है और एक संदर्भ ग्रंथ भी। तो ये दो भागों में विभाजित है। इसका जो पहला भाग है वो एक कंसेप्चुअल भाग है, यानी अवधारणात्मक। कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं जो इस विचार के साथ जुड़े हैं वो है। और दूसरा जो भाग है उसका वो इसका व्यवहारिक पक्ष है। इसका अर्थ ये हुआ कि जो जीवन के विविध पक्ष हैं उन पर वैश्वीकरण के क्या प्रभाव पड़े या और क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है। तो ये दो भागों में पुस्तक विभाजित है। और जो सकारात्मक और नकारात्मक पक्ष हैं उन दोनों की चर्चा इस पुस्तक में की गई है। अब हम कोशिश करते हैं कि अध्याय जो इसके हैं, हर एक अध्याय में क्या क्या चीजें हैं उस पर बात करें। तो कुल मिला के मैंने जैसा कहा 6 अध्याय इस पुस्तक में है। पहला जो है अध्याय वो कंसेप्चुअल है, अर्थात जो वैश्वीकरण का अर्थ है उसकी जो परिभाषाएं हैं अलग अलग लोगों द्वारा दी गई उन सब का इसमें वर्णन किया गया है। डॉक्टर नरेश भार्गव एक फिलोसफर गिडिंस का उद्धरण अपने पहले चैप्टर में, पहले अध्याय में लेकर के लिखते हैं कि वैश्वीकरण मानवीय है, यानी ये कोई दैविक घटना नहीं है, एक मानवीय घटना है और उनके द्वारा, मनुष्य के द्वारा किए गए प्रयत्नों का परिणाम है। यह कतिपय बड़ी अदृश्य वाहकों की देन नहीं है जिनके विरुद्ध हम संघर्षरत हैं। सारे देशों का इसमें योगदान है। जो लोग वैश्विक समस्याओं के प्रति संघर्षरत हैं वे ही आधुनिक साधनों के उपयोगकर्ता भी हैं। यहाँ तक कि जड़तावादी शक्तियां भी जो आधुनिकता के विरुद्ध हैं आधुनिक साधनों का खुलकर उपयोग कर रहे हैं। तो इस उद्धरण से ये कहना चाहते हैं कि वैश्वीकरण सिर्फ किसी खास देशों का ही उपक्रम नहीं है, बल्कि वैश्वीकरण के शिकार लोग भी हैं, वो भी कहीं ना कहीं उस व्यवस्था को स्थापित करने में सहायक है, क्योंकि वे उन सभी संसाधनों का और साधनों का प्रयोग कर रहे हैं जो कि विकसित राष्ट्रों की देन है। ये बात उन्होंने कही एक उद्धरण में। और इसी के आगे वो कहते हैं, अवधारणात्मक विश्लेषण के अंत में डॉक्टर भार्गव लिखते हैं कि पूरी जो वैश्वीकरण की अवधारणा है उसके अंदर मार्क्सवादी दृष्टिकोण से उसको समझा जा सकता है। आज जब वैश्विक पूंजी प्रसार तथा पूंजी समायोजन सार्वभौमिक हो चुके हैं तथा वित्तीय संस्थाओं और व्यक्तियों पर असर डाल रहे हैं, मार्क्स का दृष्टिकोण भी महत्वपूर्ण है। वैश्वीकरण के विस्तार की यह प्रकृति 1848 में रचित कम्युनिस्ट घोषणा पत्र में मौजूद थी, जिसमें कहा गया था कि अपने उत्पाद को बेचने के लिए बुर्जुआजी सारी दुनिया के बाजारों का चक्कर लगाते हैं। तो पहले जो अध्याय है उसके अंदर ये सारी डेफिनेशंस, ये सारी जो बहसें हैं उनको शामिल किया गया है। और जितने जितने हाँ जितनी अवधारणाएं हैं उसका उसमें उल्लेख है। दूसरे चैप्टर में प्रोफेसर भार्गव जो समाजशास्त्री क्लासिकल सोशलॉजिस्ट हैं, मैक्स वेबर, इमाइल दुर्खाइम, वैलेंस्टीन, अप्पादुराई और वाटर्स, इन सब के विचारों का विश्लेषण करते हैं और बताते हैं कि किस तरह से वैश्वीकरण की अवधारणा को क्लासिकल सोशियोलॉजिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से उनकी जो एक दृष्टि है उससे हम समझ सकते हैं।
धीरे धीरे जैसे हम पुस्तक में आगे पढ़ते हैं तो नए जो कॉन्सेप्ट्स आए हैं ग्लोबलाइजेशन के साथ ही, जिसमें ग्लोकलाइजेशन भी है, यानी ग्लोबल एंड लोकल, जिसकी बहुत चर्चा इन दिनों हमारे प्रधानमंत्री भी करते हैं, तो उसका उल्लेख है। इसके साथ ही जो तीसरा अध्याय है वो आर्थिक, राजनीतिक और मानव अधिकार से संबंधित जो नए विचार आए हैं, साथ ही जो सामाजिक आंदोलन वैश्वीकरण के फलस्वरूप पैदा हुए हैं, उनका जिक्र करते हैं। राष्ट्रीयता का आग्रह पहले से अधिक बड़ा है, जो कि वैश्वीकरण के कारण समाप्त हो जाना चाहिए था, लेकिन इसमें लिखा है सर ने कि ये राष्ट्रीयता का आग्रह पहले से और अधिक बड़ा है देशों के बीच में। जो सांस्कृतिक संदर्भ हैं उनकी भी चर्चा की गई है, जनसंचार, पर्यटन, प्रवास तथा आप्रवास, और नए तौर पर उभरने वाले जो रूढ़िवादी विचारधारा के साथ जुड़े आतंकवाद जैसे प्रश्न हैं, उनका भी इसमें जिक्र किया गया है। अ, हम ये देखते हैं कि जो शिक्षा को लेकर के बात कही गई है कि अब शिक्षा इस प्रकार की हो गई है कि उसके केंद्र में ज्ञान प्राप्त करने की बजाय एक ज्ञान के कॉमोडिफिकेशन या उसका जो वस्तुकरण है उसके संदर्भ में उसको देखा गया है। साथ ही ये कहा गया है कि अब नॉलेज लेबरर्स आ गए हैं, यानी ज्ञान श्रमिक, जिनका इस्तेमाल हमारी बहुराष्ट्रीय कंपनियां या साम्राज्य देश करते हैं। और पुस्तक के आखिर में जाते जाते पूरी बहस को समेट करके छठे अध्याय में ये बताया गया है कि हाइपर ग्लोबलाइजेशन क्या है, होमोजेनाइजेशन क्या है, एक और कॉन्सेप्ट है इंटरनलाइजेशन, और कोका कोलाकरण। इन सारे कॉन्सेप्ट्स को जो वैश्वीकरण के साथ जुड़े हुए हैं उनका विस्तृत वर्णन हम अंतिम अध्याय में पाते हैं। और भारत के संदर्भ में वैश्वीकरण के क्या प्रभाव हैं, किस तरीके से उसका असर हमारे देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ा है, इसका भी विश्लेषण हम छठे अध्याय में पाते हैं। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि वैश्वीकरण के जो विभिन्न आयाम हैं उनको बहुत ही सरल भाषा में, अच्छे उदाहरणों के साथ और संदर्भों के साथ इस पुस्तक में प्रोफेसर नरेश भार्गव साहब ने लिखा है। अति राष्ट्रवाद और जो सांस्कृतिक साम्राज्यवाद के नए उदाहरण हमारे सामने आ रहे हैं, उनका भी उल्लेख इस पुस्तक में हम देख सकते हैं। मुझे ये भी लगता है कि 2014 में लिखी गई ये पुस्तक आज के दौर में बहुत अधिक प्रासंगिक है। साथ ही ये भी कि इसके बाद बहुत सारे परिवर्तन दुनिया के पैमाने पर और हो गए हैं, और यदि भार्गव साहब आज होते तो जरूर इस पुस्तक के दूसरे संस्करण की तैयारी कर रहे होते। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। उम्मीद है कि आपको इस पुस्तक को जानने और पढ़ने के लिए प्रेरणा मिलेगी। आभार। नमस्ते दोस्तों। आ, आपने इस डॉक्टर नरेश भार्गव की पुस्तक पर चर्चा सुनी और आपको पसंद आई होगी जरूर। आशा करते हैं कि आप इसको लाइक करेंगे, फॉरवर्ड करेंगे और दूसरे मित्रों को भी भेजेंगे। आपने अभी तक भी अगर हमारे यूट्यूब चैनल महावीर समता संदेश को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें। और अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें। वो तो मिलते हैं फिर फिर किसी और विषय पर बात करने के लिए। धन्यवाद। धन्यवाद।